स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के क्रॉप्स फॉर यूरोप, यानी यूरोप के लिए फसलें। तो रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू के पूरे की पूरी कमांड हो गई, रेवेन्यू के ऊपर इनकम बढ़ गई। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, जो औद्योगिकरण हुआ, उसके लिए अब कच्चे माल की आवश्यकता थी, क्योंकि पैसा आ गया, इंडस्ट्री लग गई, लेकिन रॉ मटेरियल कहां से आए, इसके लिए अब काम करना था इनको। तो इनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी और भारत में हो सकती थी, उसके लिए उन्होंने अब क्षेत्रों को निश्चित कर दिया और उनको उन क्षेत्रों के ऊपर विशेष जो फसलें हैं, जैसे बंगाल में जूट अच्छा होता है, वहां पर जूट के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसको वहां पर जो किसान था उसको इंड्यूस किया। आसाम में टी होती थी, टी के लिए वहां पर उनको इंड्यूस किया गया। और यूपी में शुगर केन के लिए गन्ना अच्छा होता है, वहां पर गन्ना के लिए। व्हीट पंजाब में व्हीट, मद्रास में राइस, और कॉटन के लिए महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया गया। इससे ये फायदा हुआ कि उन लोगों को अपने एक तो खाने पीने की चीजों के लिए सप्लाई अच्छा आसानी से मिल गई, दूसरा उनका जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जूट इंडस्ट्री थी, टी इंडस्ट्री थी, उसके लिए उनको यहाँ से रॉ मटेरियल आसानी से मिलने लग गया। तो इस तरह से इन्होंने अब यहाँ के रॉ मटेरियल को, नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा यहाँ पर अब खेती को भी, यानी फसलों को भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उगाने के लिए इसको किसानों को, फार्मर्स को कंपेल किया कि आप हमारे अकॉर्डिंग ही आप अब इसमें अपनी फसलों को उगाएंगे जो आवश्यकता हमको होगी। सो स्टूडेंट्स, इस नए टॉपिक में हम अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो क्रॉप थी वो इंडिगो था, नील। कॉटन इंडस्ट्री जब बढ़ी तो कॉटन इंडस्ट्री को कलर करने के लिए, रंगने के लिए नील की जरूरत थी। नील की खेती तो वर्ल्ड में भी अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन भारतीय नील की एक अलग डिमांड थी, इसलिए अल्टीमेटली यूरोपियंस को भारत के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। और किस तरह से हुआ ये हम इसमें पढ़ेंगे। पहले जो हेडिंग है, व्हाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो फॉर इंडियन, क्यों बढ़ी? क्योंकि पाश्चात्य देशों में, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो नील होता था, वो इस तरह का नेचुरल नील या इंडियन नील से बिल्कुल डिफरेंट था। उसका कलर हल्का होता था। वहां पर एक वुड होता था, WOAD, वुड एक प्लांट होता था, उससे वो नील बनाते थे, लेकिन वो नील उतना अच्छा नहीं होता था, वो हल्का होता था, कुछ समय बाद वो फीका पड़ जाता था, इसलिए उसकी डिमांड फिर कम होने लगी। इवन ब्रिटिश जो कल्टीवेटर थे, उन्होंने तो इसका बहुत विरोध किया था, इसका इंडियन इंडिगो पे वहां पर बैन लगा दिया गया था उस समय, लेकिन फिर भी इसकी क्योंकि अपनी क्वालिटी थी इंडियन इंडिगो की, इसलिए अल्टीमेटली उनको भारत के ऊपर ही आना पड़ा और भारत पे डिपेंडेंसी इनकी बढ़ गई। हालांकि इसका रेट ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी ये इधर इस भारतीय नील की डिमांड कम हुई। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। अब ब्रिटिश की जो इंडस्ट्री थी वो इंडिया की तरफ क्यों टर्न हो गई, मतलब नील के लिए उनकी डिपेंडेंसी भारत के ऊपर क्यों आ गई? तो एक तो उसकी डिमांड अच्छी थी, दूसरा जो अमेरिका वगैरह में जो नील होता था, उसकी सप्लाई 1883 से 1789 के बीच में कोलैप्स हो गई। वहां पर कोई कंट्रोवर्सी हुई, उसकी वजह से वहां से सप्लाई आनी बंद हो गई, इसलिए उनको पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंड होने लगा। अब जब भारत के ऊपर डिपेंड होने लगा तो उन्होंने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। और हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? अब इस तरह से जब ब्रिटिश वापस आए तो अब उन्होंने किस तरह से भारत में इंडिगो का कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया, उसकी कहानी आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि भारत में जब इंडिगो के कल्टीवेशन को उन्होंने बढ़ावा दिया तो वो दो तरह से बढ़ावा देते हैं, एक निज तरीके से और दूसरा रॉयल। निज का मतलब होता है जो व्यक्तिगत पर्सनल जो लैंड पर अगर अपने उन्होंने कल्टीवेटर्स ने अगर कोई नील की खेती करनी है तो वो निज हो गई, और रैयत तो मतलब किसानों के थ्रू जो करवानी है वो हो गई रैयत। यानी किसान या तो लीज पर भूमि लेता था या किराए पर भूमि लेता था, तो उसको कहते हैं रैयत सिस्टम। दो तरह से इन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया।
1780 में स्टूडेंट्स ओनली 30% ऑफ इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड फ्रॉम इंडिया, बट 1810 में यानी 1788 से लेके और 1810 तक द proportion of had gone up to 95%, मतलब इतनी इनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई कि 1810 तक आते आते 95% इंडिगो जो ब्रिटिश इंडस्ट्री में जाता था वो भारतीय इंडिगो जाता था, इतनी डिपेंडेंसी इनकी बढ़ गई थी। अब इंडिगो कल्टीवेशन जो नीज के थ्रू होता था उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी स्टूडेंट्स, उसमें किसानों को बहुत सारी दिक्कतें आ गई। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन चाहिए थी, और उपजाऊ जमीन आपको पता है आबादी के नजदीक होती है ज्यादा से ज्यादा, और उस उपजाऊ जमीन पर ज्यादा बस्तियां बढ़ी हुई रहती है। अब लैंड को कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाना है तो वहां से लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, ये संभव नहीं था। तो इसलिए अब कंट्रोवर्सी बढ़ गई, लोगों को हटाया गया, लोगों में झगड़ा होने लग गया, कोई कह रहा हम नहीं जाएंगे, क्यों खाली करें, तो ये कोई कंट्रोवर्सी, तो झगड़ा ये हो गया वहां पर। और अगर आपने अपनी फर्टाइल जमीन पर एक बार नील की खेती कर दी तो नील की जड़ें बहुत गहरे से और बहुत चौड़े एरिया से पूरी की पूरी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, मिनरल्स है, उनको एग्जॉस्ट कर देती है पूरी के पूरी। मतलब कि अगले बार आप उस पर धान अथवा गेहूं नहीं बो सकते, वो जमीन लगभग बंजर सी हो जाती है एक बार नील बोने से। तो इसलिए नील की खेती करने से किसान बचते थे, भागते थे, नहीं करना चाहते थे। दूसरा, नील की खेती और धान की खेती एक साथ होती है, लगभग उनका सीजन एक साथ होता है। अब अगर आपको नील की खेती करनी है तो उसके लिए आपको ज्यादा हल चाहिए, ज्यादा बैल चाहिए, ज्यादा किसान चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए। तो उस समय क्योंकि किसान या छोटे लेबर अपने अपने खेतों में लगे रहते थे, इसलिए उस समय लेबर की भी दिक्कत थी, हल की दिक्कत थी, बैलों की दिक्कत थी। तो इस तरह से किसान उस नील की खेती से हर तरह से बचना चाहते थे। फिर नील अगर आपने उगा दिया तो नील उगाने के बाद उनको आपको ब्रिटिश को ही बेचना था, क्योंकि उसका लोकल में कोई इतना बड़ा खरीदार नहीं होता था। अब ब्रिटिश उसको अपनी मर्जी से अपने रेट पे खरीदते थे, तो वो भी दिक्कत थी। यानी इतनी परेशानी के बावजूद अगर आपने नील उगा भी दिया तो उसके रेट क्या मिलेंगे, ये ब्रिटिश के ऊपर डिपेंड है, कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए किसान उससे बचते थे, उससे भागते थे। दूसरा सिस्टम जो था रैयत का, वहां भी यही था, किसानों के साथ यही दिक्कत था। वहां पर जो उनके जमींदार होते थे वो रैयत के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, और उस कॉन्ट्रैक्ट में भी यही सारी बातें होती थी कि पूरा का पूरा नील उनको बेचेंगे, कम से कम 25% एरिया पर आप नील की खेती करेंगे। तो ये जो सब कंपल्सन्स थी, मजबूरियां थी, इन्होंने इन सब ने किसानों को परेशान कर दिया। नील की खेती करने से लोग ऊब गए, परेशान होने लग गए, और नील की खेती से बचने का प्रयास करने लग गए। इस तरह से नील की खेती में डिस्टर्ब आना। स्टूडेंट्स, थोड़ी नील की प्रोसेसिंग आपके बुक में है, इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि नील कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करते हैं कि 3-4 टैंक बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े टैंक बने हुए रहते हैं। उन टैंक्स में, पहले टैंक्स में नील की पत्ती को इकट्ठा करके डाल दिया जाता है और गर्म पानी में उनको उबाला जाता है। जब वो उबल जाए खूब से और उसमें झाग बनने लग जाए तो उन पत्तियों को हटा देते हैं और लिक्विड को दूसरे जो वेट होते हैं, चैम्बर होता है, उसमें डाल देते हैं। उस चैम्बर में फिर उसको हिलाया जाता है, घुमाया जाता है खूब अच्छी तरह से, और फिर उसमें चूने का पानी डाला जाता है, लाइम वाटर डाला जाता है। इस लाइम वाटर से फिर वो क्या होता है, रिएक्ट करके, और वो पहले ग्रीन और फिर ब्लू स्ट्रिप्स में नीचे परतों में जम जाता है। इसके बाद उसको ऊपर से हटा दिया जाता है और नीचे की परतों को फिर कलेक्ट करके, निकाल करके, जमा करके ढेर लगाई जाती है, और वो फिर नील होता है, वो फिर फैक्ट्रीज को जाता है, वो फिर डाई के काम आता है। अब स्टूडेंट्स, इंडिगो जो कल्टीवेशन था उससे बहुत ज्यादा परेशान होकर के आखिरकार अब ब्लू रेवेलियन यानी नील क्रांति की शुरुआत हो गई। 1859 में थाउजेंड ऑफ राइजर्स इन बंगाल रिफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो, लोगों ने मना कर दिया, और जो उनके जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश के जो जिनको गोमास्तास कहते थे, एजेंट ऑफ प्लांटर्स, उनको पीटना, उनको मारना शुरू कर दिया। जो रैयत से किसान थे उन्होंने उनको भगाना, मारना शुरू कर दिया, और
नील की खेती करने से बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया, क्योंकि जो किसान था वो बहुत परेशान हो गया था। इसके कल्टीवेशन में बहुत सारी दिक्कतें थी, पहले उपजाऊ जमीन की दिक्कत थी, फिर मजदूरों की दिक्कत थी, फिर मूल्य की कोई निश्चितता नहीं थी कि मूल्य क्या मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो सब कुछ परेशानी उठाने के बाद भी अगर मूल्य भी ठीक न मिले तो तब किसानों का विरोध करना स्वाभाविक था। तो इससे क्या हो गई, नील क्रांति शुरू हो गई, यानी नील के जो अगेंस्ट थे वो सब किसान खड़े हो गए और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। 1859 में इंडिगोराज फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार, विलेज हेडमैन, यानी जो विलेज हेडमैन है, जमींदार है, उनका भी सपोर्ट मिलने लग गया, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के द्वारा उनका भी शोषण होता था, वो भी परेशान थे। तो इस तरह से लैंड जो ब्लू रिबेलियन आगे बढ़ी और अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर समझौते पर आना पड़ा और आखिरकार समझौता हुआ कि नील की खेती किसानों की मर्जी से की जाए, जितने हिस्से पर किसान करना चाहता है उतने हिस्से पर करे, उनको बहुत ज्यादा मजबूर, उनको विवश ना किया जाए। और इस तरह से किसानों ने नील क्रांति करके अपनी खेती पर वापस अपनी मर्जी से किसानी करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कंट्री साइड के देहात के जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना शासन चलाया, किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, किस तरह से उन्होंने क्रॉप्स को अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वहां पर ग्रो करना शुरू करवाया, किसानों को किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से उन्होंने वहां पर जो टैक्स का जो सिस्टम था वो चेंज किया, वो बदलाव। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आप, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके फ्यूचर के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस के बड़ी लेवल पे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। कोई भी दिक्कत, कहीं पर कोई टर्म, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो, आप इंडिविजुअली, पर्सनली मुझे कॉल करें या मैसेज करें या व्हाट्सअप करें, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे के जो एक्सरसाइज है वो बाद में भेजी जाएगी, तो आप अच्छे से इसको तैयार करें। थैंक यू।